जय हिंद हमारे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग एक नया चैप्टर को, जैसे कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख ही रहे होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे कि हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इससे पहले मैं आपको पढ़ाऊँ उससे पहले मैं आपको कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले 3 वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराने का प्रयास किया, और मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग जो भी कुछ पढ़े होंगे मेरे वीडियो के माध्यम से वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का आपको हर प्रश्न उम्मीद करता हूँ कि सॉल्व हो जाता होगा। और फिर मैं अपने नए चैप्टर के साथ आज आपके सामने हूँ, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले बिना समय बिताए हम लोग पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसा कि आप देख रहे होंगे, कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री यानी निर्देशांक और ज्यामिति, 2 शब्दों के मेल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का निर्माण हुआ। मैथ का ये ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि ज्योमेट्री को, या सिंपल शब्द में कहे कि जब ज्योमेट्री को हम लोग अलजेब्रिक टर्म की सहायता से पढ़ते हैं, जब ज्योमेट्री को हम लोग अलजेब्रा की सहायता से पढ़ते हैं, वो कहलाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोला मैंने कि जब ज्योमेट्री को हम लोग अलजेब्रिक टर्म की सहायता से पढ़ते हैं, ज्योमेट्री को अलजेब्रिक टर्म के सहायता से पढ़ते हैं, तो वो मैथ्स का ब्रांच कहलाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ टर्म्स है जिनको आपको जानना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या बोर्ड्स के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको कुछ प्रश्न बताना चाहूँगा, कॉन्सेप्ट पहले समझाना चाहूँगा। इस बात का 100% गारंटी है कि जो भी मैं आपको समझाऊँगा वो पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए, तो बिना समय बिताए कर हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानते हैं होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे कि आपको सबसे पहले जानना होगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। जैसे कि एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जब 2 लाइन, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ 2 लाइन खींचा, जब 2 लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, जब 2 लाइन एक दूसरे को आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेप्ट करती है, तो वो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं। एक कहलाता है एक्स एक्सिस और दूसरा कहलाता है वाई एक्सिस। आप देख रहे होंगे कि जब मैंने क्या बोला, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, जब एक लाइन किसी दूसरे लाइन को 90 डिग्री पे इंटरसेप्ट करने का मतलब हुआ प्रतिच्छेद, या हम लोग बोलचाल के भाषा में जिसे कह सकते हैं काटती है। जब एक लाइन दूसरे लाइन को 90 डिग्री पे इंटरसेप्ट करती है तो हम कहते हैं कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, मतलब जो क्षैतिज रेखा होता है, वो एक्स को दिखाता है, और जो वर्टिकल लाइन होता है वो वाई को दिखाता है। मैंने क्या कहा, फिर से समझिएगा। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो एक्स को दिखाता है, और जो वर्टिकल लाइन होता है वो वाई को दिखाता है। मैं अपने किसी वीडियो में अगर एक चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ तो मेरा आपको बार बार बोलने का सिर्फ यही अभिप्राय होता है ताकि मैं अधिक बार बोल के आप लोग को दिमाग में सेट किया जाए। फिर से मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बोलना चाहूँगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है कि जब कभी ज्योमेट्री को अलजेब्रिक टर्म की सहायता से पढ़ा जाए, तो वो कहलाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, जिसको कि हम लोग अक्ष कहते हैं, क्या होता है, जब एक लाइन दूसरे लाइन को 90 डिग्री पर, जब एक लाइन किसी दूसरे लाइन को 90 डिग्री पर इंटरसेप्ट करे। अब 90 डिग्री क्या होता है, जब कोई सीधी रेखा, यानी सीधी रेखा किसी सीधी रेखा को काटते हैं तो हमेशा कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। एक लाइन किसी दूसरे लाइन को 90 डिग्री पे इंटरसेप्ट करती है, उसे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। अब यहाँ पे जिस जगह पे इंटरसेप्ट करती है वहाँ x का भी वैल्यू, अगर जैसे हम यहाँ पे x का भी वैल्यू 0 होता है और y का भी वैल्यू 0 होता है, जिसे कि हम लोग ओरिजिन कहते हैं, जिसे कि हिंदी में मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मूल बिंदु कहा जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है। जब एक लाइन किसी दूसरे लाइन को 90 डिग्री पे इंटरसेप्ट करती है तो उसे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, जिस जगह पे इंटरसेप्ट करती है वहाँ पे x का भी वैल्यू 0 होता है और y का भी वैल्यू 0 होता है, अतः इसे हम मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। अब समझना होगा
कि जैसे जैसे हम मूल बिंदु, मान लीजिए हम इसका नाम ओ दे देते हैं, जैसे जैसे मूल बिंदु से हम दाएं साइड बढ़ेंगे, मूल बिंदु से क्षैतिज रेखा में यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में, मूल बिंदु से क्षैतिज रेखा में जैसे जैसे दाएं साइड बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें x का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। क्या बोला? जैसे जैसे मूल बिंदु से दाएं साइड बढ़ेंगे वैसे वैसे x का वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगा, और जैसे जैसे हम मूल बिंदु से बाएं साइड बढ़ेंगे x का वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगा। आप लोग अपने साथ कलम और कॉपी लेके सारे पॉइंट्स को एक एक करके अपने कॉपी पे कॉपी करते जाएंगे, ताकि आपको आगे भी इस वीडियो के माध्यम से या अगर कॉपी देख कर भी पढ़ना चाहे तो पूरी अच्छे तरह से समझ में आए। मैंने बोला कि जैसे जैसे जीरो से हम दाएं साइड बढ़ेंगे पॉजिटिव होगा और बाएं साइड बढ़ेंगे तो नेगेटिव होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को शो करेगा जबकि वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को शो करेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को शो करेगा जबकि वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को शो करेगा। अगर ओरिजिन से ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यू आएगा वाई का, अगर नीचे आते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू आएगा। आपको इतना जो भी मैंने बताया ये पूरी तरह से अच्छा से समझ में आएगा उम्मीद करता हूँ। सबसे पहले फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? जब हम लोग ज्योमेट्री को अलजेब्रिक टर्म की सहायता से पढ़ते हैं तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने पढ़ा है कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। जब हम जानेंगे कि जब दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेप्ट करती है तो वो, जैसे कि ये देख रहे होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट करती है तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता है। फिर मैंने पढ़ा है कि ओरिजिन क्या होता है? जिस जगह पे एक्स का भी वैल्यू जीरो हो और वाई का भी वैल्यू जीरो हो। ओरिजिन करने का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे सबका वैल्यू जीरो हो। सिंपल से चीज़ समझिए, जब हम लोग अगर कहीं से चलना स्टार्ट करते हैं, मान लो हम लोग कहीं ट्रेन पकड़े और ट्रेन हम जिस जगह से पकड़ते हैं ट्रेन, वहाँ पे ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट जीरो होता है, स्पीड भी जीरो होता है और डिस्टेंस भी जीरो होता है। बस यही यहाँ पे भी समझना है, अगर जिस जगह पॉइंट इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे मूल बिंदु जिसको कहते हैं ये जीरो होगा, एक्स का भी वैल्यू और वाई का भी वैल्यू। मूल बिंदु से दाहिने साइड बढ़ेंगे तो पॉजिटिव और बाएं साइड बढ़ेंगे एक्स का वैल्यू नेगेटिव। ऊपर जाएंगे तो होगा वाई का वैल्यू पॉजिटिव और नीचे आएंगे तो नेगेटिव। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको ये बता दिया कि कहाँ पे x का वैल्यू पॉजिटिव होगा। मूल बिंदु से जब दाएं ओर बढ़ेंगे, क्या बोला मैंने? जब मूल बिंदु से दाएं ओर बढ़ेंगे तो x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, जबकि मूल बिंदु यानी ओरिजिन से जब दाएं ओर जाएंगे तो x का वैल्यू पॉजिटिव होगा। y का वैल्यू जब ऊपर जाएंगे तो भी पॉजिटिव होगा। x का वैल्यू जब बाएं आ जाएंगे x डैश तभी इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, और जब नीचे y का वैल्यू आएंगे एक y डैश तो इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। मूल बिंदु जब दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेप्ट करें तो उसे कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। ओरिजिन पे x का भी वैल्यू जीरो होता है और y का भी वैल्यू जीरो होता है। जैसे ही हम ओरिजिन से दाएं साइड जाएंगे तो x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ऊपर बाएं साइड जाएंगे तो x का वैल्यू नेगेटिव आएगा। उसी तरह से ठीक जब ऊपर की ओर जाएंगे y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और y का वैल्यू नीचे आएंगे तो नेगेटिव आएगा। चलिए तो अभी आगे हम समझते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मैंने ये एक दो लाइन खींचा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचा, जैसे कि बताया मैंने। इसमें आप देख रहे होंगे कि चार क्वाड्रेंट आपको मिल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। उससे पहले क्या करते हैं कि हम नाम दे देते हैं। ये ओरिजिन है जहाँ पे x का भी वैल्यू जीरो और y का भी वैल्यू जीरो। x यहाँ पे आएगा और ये आएगा x डैश, ये होगा y और ये होगा y डैश। ओरिजिन से दाएं साइड पॉजिटिव, तो यहाँ हम इसको रखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट हिंदी माध्यम वाले बच्चे इसे प्रथम चतुर्थांश समझेंगे। क्या बोला मैंने? हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका आता है सेकंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश। ये आपका आता है थर्ड क्वाड्रेंट यानी तृतीय चतुर्थांश। ये आपका आता है फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। अब आपसे उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए p x और y लिख दिया मैंने, तो x वाले जो होते हैं जिसे हम अबसीसा कहते हैं, इसे हम x का जो वैल्यू होता है जिसे हम लोग अबसीसा कहते हैं, हिंदी में इसे हम लोग भुज कहते हैं। y का जो वैल्यू आता है इसे हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? ऑर्डिनेट, जिसे कि
बोलचाल की हिंदी के भाषा में इसे कोटि कहा जाता है। PXY अगर लिखा मैंने तो इसका मतलब हुआ कि X हो गया भुज और Y हो गया कोटि, यानी कि X हो गया शीशा और Y हो गया ऑर्डिनेट। आगे की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप चलिएगा तो मैंने बताया है कि दो वैल्यू होते हैं, एक होता है x का, दूसरा होता है y है। तो आपको क्वाड्रेंट से ये पता चलेगा कि किस में x का वैल्यू प्लस होता है और किस में y का वैल्यू प्लस होता है, या किस में x का वैल्यू माइनस होता है और किस में y का वैल्यू माइनस होता है। चलिए तो समझते हैं। अगर मैं कहा कि x में चलना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मैंने कौन सा क्वाड्रेंट कहा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब x, o और y फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप गौर से जब देख रहे होंगे तो x का वैल्यू मैं इधर पॉजिटिव बताया हूँ, तो जब इधर पढ़ेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव, और y जब ऊपर जाएंगे तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात हो रही है, तो इसका मतलब y का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। आप क्या समझे? x इधर जाने पर भी पॉजिटिव होता है, y इधर जाने पर भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब x का भी वैल्यू पॉजिटिव और y का भी वैल्यू पॉजिटिव। आगे वाला जो होगा वो x को शो करेगा, जबकि पीछे वाले जो होंगे वो y को शो करेंगे। क्या बोला मैंने? मूल बिंदु से अगर दाएं साइड चलते हैं तो आपको पॉजिटिव और बाएं साइड जाते हैं तो नेगेटिव। समझदाना मेरा ये है, बार बार मैं आपको ये इसलिए बोलने का प्रयास कर रहा हूँ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, पूरी अच्छी तरीके से आपको हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक के बारे में अगर पता चल जाता है समय देकर, तो आपको क्वेश्चन बनाने में, प्रश्न बनाने में किसी तरह का समस्या नहीं होगा। लेकिन अगर वही हम लोग जल्दी में, हड़बड़ी में अगर कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए, तो फिर आगे चल के हमको बहुत दिक्कत होगा। बात वही हो गई कि अगर किसी अकाउंट खोलना है, मतलब मेरा बात आप लोग समझ ही रहे होंगे कि अकाउंट खोलना मतलब अगर किसी का नंबर लेना है तो पहले हमें बहुत मशक्क़त करना पड़ता है, तब जाके उसका नंबर मिलता है। बस उसमें भी यही बात है, पहले अगर आपको पूरा उसका क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको पहले क्या करना होगा? पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में समझना हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यानी कि x का भी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और y का भी वैल्यू पॉजिटिव। अब आप जब देख रहे होंगे हम बाएँ साइड जा रहे हैं, ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा में बाएं साइड जा रहे हैं, तो जब बाएं साइड हम जाते हैं तो बाएं साइड सेकंड क्वाड्रेंट में आप पा रहे होंगे कि यानी कि हम बाएं साइड तो नेगेटिव होता है x का वैल्यू, यानी x का वैल्यू आ जाएगा आपको नेगेटिव, जबकि y का वैल्यू ऊपर जाने पर आ जाएगा पॉजिटिव, आपसे पॉजिटिव। अब फिर आप जब गौर से देख रहे होंगे नीचे की ओर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो x का वैल्यू आपको आ रहा है, क्या आ रहा है? नेगेटिव, जबकि y का वैल्यू भी नीचे आने पे आ रहा है नेगेटिव। यानी आप पा रहे होंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में x का भी वैल्यू नेगेटिव और नीचे आने पे y का भी वैल्यू नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप पहुंचेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखेंगे कि आगे तो x का लिखाता है, तो हमें x पे फोकस करना है। x का वैल्यू हमारा आने वाला क्या है? दाएं साइड जाने पर ओरिजिन से पॉजिटिव, और y का वैल्यू जब नीचे जाएंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा, y का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि x में जब दाएं साइड जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू बताता है, और y का जब ऊपर जाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो भी पॉजिटिव आता है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का भी वैल्यू पॉजिटिव और y का भी वैल्यू पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में बाएं साइड जाते हैं तो x का वैल्यू नेगेटिव और ऊपर जाने पर y का वैल्यू पॉजिटिव, या सिंपल शब्द में कह सकते हैं कि x का वैल्यू माइनस में और y का वैल्यू प्लस में। थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, ये बाएं साइड और ये नीचे, इसका मतलब दोनों का दोनों माइनस में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, दाएं साइड जा रहे हैं तो x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू नेगेटिव। आपको प्रश्न में इस तरह से दे देगा कि बताइए कि -3 और 4 इन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट, -3 और -4 किस क्वाड्रेंट में आएगा। आपको प्रश्न इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि -3 और -4। चलिए तो देखते हैं, अगर हम इस तरह से लिख देते हैं P इक्वल टू -3 एंड 4, तो आप बताइए यानी कि आगे वाला जो नंबर होगा वो x का वैल्यू को शो करेगा और पीछे वाला जो नंबर होगा वो y का वैल्यू शो करेगा। तो आप पा रहे होंगे कि x का वैल्यू नेगेटिव में है और y का वैल्यू पॉजिटिव में है। तो आप देखिए x का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, यानी फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में जाने पर x का वैल्यू नेगेटिव होगा और y का वैल्यू पॉजिटिव होगा, जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है। अगर यही आपको a इक्वल टू दे देता 3 और +4, तो आप देखिए a का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4, जो जबकि दोनों किस चीज़ में हमें दिख रहा है?
प्लस में, इसलिए आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का भी वैल्यू प्लस होता है और y का भी वैल्यू प्लस होता है। तो हम यहाँ लिख सकते थे कि ये हो जाएगा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और इसके बारे में जब देखेंगे दोनों वैल्यू पॉजिटिव तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब चलिए देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया जैसा कि बच्चों आपको ये दो प्रश्न बोर्ड पे लिखे दिख रहे होंगे। इस तरह का प्रश्न पिछले वर्ष बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए थे और रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम या एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे -7 and 7 इन विच क्वाड्रेंट, इसका मतलब हुआ कि -5 और 7 किस चतुर्थांश में है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम लोग सेकंड और इसे हम लोग थर्ड और ये फोर्थ। मैंने बताया कि x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों प्लस में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू माइनस में आएगा जबकि y का वैल्यू प्लस में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू भी माइनस में आएगा, y का वैल्यू भी माइनस में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में करें तो x का वैल्यू प्लस में आएगा जबकि y का वैल्यू नीचे जाने पर माइनस में आएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि जो मेरा यहाँ पे दिया गया है वो किस क्वाड्रेंट में आता है। तो आप देख ही रहे होंगे कि -5 x का वैल्यू शो करता है जबकि 7 जो है वो y का वैल्यू शो करेगा। तो आप देख रहे होंगे कि x का वैल्यू माइनस में दिया गया है जबकि y का वैल्यू कुछ नहीं होने पर प्लस में दिया गया है। तो आप देखिए कि किस क्वाड्रेंट में x का वैल्यू माइनस होगा और y का वैल्यू प्लस होगा। तो आप देख रहे होंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू माइनस होगा और y का वैल्यू प्लस होगा, यानी कि हम यहाँ पे आंसर दे सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। उम्मीद करता हूँ कि जो बताया गया है मेरे द्वारा वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सेकंड नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 7 और -2 दिया गया है। 7 जो है वो x का वैल्यू है और y जो है वो y का वैल्यू है -2। तो आप देख रहे होंगे कि यानी कि x का वैल्यू प्लस में दिया गया है जबकि y का वैल्यू माइनस में दिया गया है। तो हमें उन क्वाड्रेंट में से देखना होगा कि किस में x का वैल्यू प्लस में होता है और किस में y का वैल्यू माइनस में होता है। तो आप देख रहे होंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चौथे चतुर्थांश में x का वैल्यू प्लस में आता है और y का वैल्यू माइनस में आता है। अतः हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। जो भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा उस कॉन्सेप्ट पे 2 प्रश्न था, उन दोनों प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं, चलिए कुछ और विशेष कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अब ये ओरिजिन है, या सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं। ये x पॉजिटिव, ये x का वैल्यू नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और ये y का वैल्यू नेगेटिव y डैश। तो जैसा कि आपको मैंने अभी बताया है, अभी हम आपको एक सूत्र यानी फार्मूला बताएंगे। जो फार्मूला होता है जैसे कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब हुआ कि कोई पॉइंट है, उससे कि कोई पॉइंट है और पॉइंट से यानी कि ओरिजिन है और ओरिजिन से मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है x और y। तो इस ओरिजिन से, जहाँ पे ओरिजिन बताया है मैंने कि वहाँ पे x का भी वैल्यू होता है और y का भी वैल्यू 0 होता है। तो इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक के बीच की दूरी क्या होगी, यही हमें
बताना है और मैं आपको इसका फॉर्मूला प्रूव करके बताऊंगा। जैसे कि आपको पता होगा कि ये एक्स हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस को दिखाता है, एक्स का वैल्यू दिखाता है, जबकि वर्टिकल लाइन वाई का वैल्यू दिखाता है। मान लीजिए कि यहाँ से हम गए, यहाँ जिसकी दूरी है एक्स है, यहाँ से हम यहाँ गए, मान लीजिए ये ओ पॉइंट से हम पी पॉइंट तक गए जिसकी दूरी है एक्स। अगर ये लाइन वर्टिकल जो वाई का वैल्यू दिखाएगा और यहाँ से इसकी दूरी है वाई, यहाँ से इसकी दूरी है वाई, और हमें दिखाना है कि ओ से लेके पी तक के बीच की दूरी कितनी होगी। फिर से आप समझिए कि हमें इसके माध्यम से ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर किसी ओरिजिन से किसी पॉइंट की दूरी हमें निकालनी हो, किसी ओरिजिन से किसी पॉइंट की दूरी अगर निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि ओ पॉइंट से हम पी तक गए जो एक्स डिस्टेंस कवर किया गया एक्स एक्सिस में, जबकि वाई डिस्टेंस कवर किया गया वाई एक्सिस में, जिसे हम इस तरह से शो करते हैं। और हमें निकालना है कि ओ से लेके पी तक के बीच की दूरी क्या होगी। तो आप गौर से जब देख रहे होंगे तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। ओ पी मान लीजिए इसका नाम ए दे देते हैं, ओ पी और ए, जिसमें एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको पहले पता होगा एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री और OP का डिस्टेंस हमें निकालने को क्वेश्चन में कह रहा है। ये फॉर्मूला क्या आता है, चलिए हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आपने ये पढ़ा होगा कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्या बोला मैंने, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल का भी मैं आपको एक अलग चैप्टर पढ़ा के पूरा बताऊंगा, उसका डिस्कशन होगा। सबसे पहले आप यहाँ जानिए कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो उसी के आधार पर हम लोग आपको फॉर्मूला प्रूव करके दिखाते हैं। हमें क्या निकालना है, OA, यानी कि OA का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर और प्लस AP का स्क्वायर। तो OA का वैल्यू आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितना है x, और AP का वैल्यू आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितना है y, x का स्क्वायर y का स्क्वायर। अगर हमें OA निकालने के लिए सिर्फ कहा जाए तो OA का वैल्यू क्या होगा, जिसका वैल्यू इधर स्क्वायर में होगा इधर जाने पे वो रूट पे चल जाता है। यानी कि अगर आपको इस तरह से कभी भी ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से किसी पॉइंट तक के बीच की दूरी निकालने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। जैसे कि आप एक प्रश्न समझिएगा, मैं एक प्रश्न के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर यही प्रश्न आपको इस तरह से दे दिया जाए कि a इक्वल टू 3 और 4, यानी कि x को शो करेगा और ये y को शो करेगा। मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि 3 और 4, तो मैंने अभी पहले ही बताया कुछ देर पहले कि जैसे हम लोग ओरिजिन से दाएं ओर बढ़ेंगे, जैसे हम लोग ओरिजिन से दाएं बढ़ेंगे तो x का वैल्यू प्लस आएगा। मान लीजिए सपोज कीजिए 1, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू अगर मान लीजिए आपको x में दे दिया जाए 3, जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है, और y में अगर आपको y का वैल्यू दे दिया जाए, यहाँ से हम यहाँ बढ़े तो 4 दे दिया जाए, और कहा जाए कि ओरिजिन से इस जो a पॉइंट है, ओरिजिन से जो ये a पॉइंट है, इस a पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा अगर आपको निकालने को कहा जाए, तो आपको मैंने अभी तुरंत बताया है कि इसी फॉर्मूला पे हमें क्या करना होगा, पुट करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं OA इक्वल टू क्या बताया था मैंने, इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर। इसका मतलब हो गया 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आप करेंगे तो 9 आएगा, 4 का करेंगे तो 16 आएगा। जब स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है। तो 25 का जब आप रूट निकालेंगे तो 5 × 5 यानी कि सिंगल 5 यहाँ पे निकल जाएगा। यानी इसका वैल्यू आपको कितना फाइंड आउट करने पे आया, इसका वैल्यू आया 5। फिर से मैं अभी तक जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया हूँ वो रिवाइज कराना चाहूँगा।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, जब ज्योमेट्री को हम लोग, क्या बोला मैंने, जब ज्योमेट्री को हम लोग अलजेब्रा की सहायता से पढ़ेंगे तो वो हमारा कहलाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानने के लिए आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस का जानना था। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, जब हम एक प्लेन पे, क्या बोला मैंने, जब एक प्लेन पे एक लाइन किसी दूसरे लाइन को 90 डिग्री पे इंटरसेप्ट करता है, मतलब हुआ कि एक लाइन किसी दूसरे लाइन को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है, तो उससे जो एक्सिस बनती है, उससे जो रेखाएं बनती है, उसे ही हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। फिर मैंने बताया कि जो आगे वाली रेखा होगी वो x को सूचित करेगा, जिसे कि हम लोग अब्सिसा कहते हैं, और पीछे वाली जो होगी वो y को सूचित करेगी, जिसे हम लोग कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। मैंने बताया कि जैसे ही हम ओरिजिन से दाएं साइड बढ़ेंगे x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बाएं साइड आएंगे तो x का वैल्यू नेगेटिव आएगा, ऊपर की ओर जाएंगे तो y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और नीचे की ओर आएंगे तो y का वैल्यू नेगेटिव आएगा। फिर मैंने बताया कि 4 क्वाड्रेंट में बांटा जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा और y का भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू नेगेटिव आएगा जबकि y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बाएं साइड और नीचे जब जाते हैं तो x का भी वैल्यू नेगेटिव आएगा और y का भी वैल्यू नेगेटिव आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम अगर ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने को कहा जाए तो इसका फॉर्मूला होगा √x² प्लस में y²। देखिए, तो आपको इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसको जैसे दिया गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसका मतलब हुआ 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। जैसा कि आपको मैंने अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 बिंदु की यानी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालने के लिए अभी किसी तरह का फॉर्मूला नहीं बताया। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाना चाहता था कि आखिर के हमारे एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं किस तरह के। इस तरह के प्रश्न डिस्टेंस पे हमारे पूछे जाते हैं, और जो मैं ये फॉर्मूला बताने वाला हूँ, जो प्रूव करके बताने वाली, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए एक पॉइंट दे दिया गया A और दूसरा पॉइंट दे दिया गया B। ए में आपको कोऑर्डिनेट 3 और 4, इसका मतलब कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4, और सेकंड में आपको दे दिया जाएगा, सेकंड में आपको दे दिया गया है कि b का वैल्यू 5 और 6। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम, इसका मतलब a से लेके b के बीच का डिस्टेंस हमें कैसे निकलेगा, यही हम इस फॉर्मूला के माध्यम से समझेंगे। तो इस मैथ को बनाने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें जानना होगा कि आखिर के डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र होता क्या है। तो चलिए हम लोग बिना समय बिताए सबसे पहले दूरी सूत्र को प्रूव करते हैं। चलिए, तो आइए हम आपको पहले सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बताना चाहेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। मैंने अभी आपको एक प्रश्न दिखाया कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह से डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। मान लीजिए अगर ये पॉइंट A है और ये दूसरा पॉइंट B है, अगर आपको कहा जाए तो ये होता है x1 और ये होगा y1, ये का पॉइंट। दूसरा अगर कहा जाए तो ये पॉइंट होगा x2 और ये होगा y2। तो AB का अगर डिस्टेंस निकालने के लिए आपको कहा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। x1 के जगह पे भी आपको कुछ अंक नंबर्स दे दिए जाएंगे, डिजिट दे दिए जाएंगे, और x2 के जगह पे भी ठीक उसी प्रकार y1 के जगह पे भी कुछ डिजिट दे दिए जाएंगे और y2 के जगह पे भी कोई डिजिट दे दिया जाएगा, और आपको कहा जाएगा कि A से लेकर B तक का बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो ये फार्मूला होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो हम आपको ये फार्मूला आपको प्रूव करके हम दिखाएंगे कि आखिर के ये फार्मूला आता कैसे। उसके बाद हम लोग अलग अलग तरह के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो आइए बिना समय बिताए सबसे पहले प्रूव करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने एक्सिस खींचा, एक्सिस लिया, पहले वाले को मैंने एक्स एक्सिस और इसे मैंने वाई एक्सिस का नाम दिया। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा एक पॉइंट आता है जिसे हम लोगों ने ए नाम दिया, ये एक दूसरा पॉइंट आता है जिसे हमने बी नाम दिया, हमने बी नाम दिया। हमें कहा जाएगा कि ये ए से लेके बी तक के बीच की दूरी आप निकालिए। तो जैसे कि आपको पता होगा, अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, अगर से यहाँ से हम यहाँ जाते हैं
तो इसे हम नाम देंगे x2 x1। और ठीक यहाँ से यहाँ गए, इसके बाद ये लाइन खींचा गया इस तरह से, इसे हम नाम देंगे y1। और यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो ये y एक्सिस में गए सीधे, तो इसे हम नाम देंगे पूरा को यहाँ से लेके यहाँ तक y2। और जब यहाँ से यहाँ तक हम जाते हैं तो इसे हम नाम देंगे x2। अब इसका नामकरण किया जाए a b, इसे नाम दे दिया जाए, इसे नाम दे दिया जाए c, इसे दे दिया d और इसे दे दिया e। आप देखेंगे, मान लीजिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है, यहाँ से लेके इस O पॉइंट से लेके B तक की बीच की दूरी, मान लीजिए कि O से लेके B तक की बीच की दूरी आपको 10 दे दिया गया और इसका दूरी 3 दे दिया गया, तो AB की दूरी क्या होगी? 10 में से 3 अगर घटाया जाए तो 7 आएगा। क्या बोला मैंने कि पूरा O से लेके B के बीच की दूरी अगर 10 दे दिया जाए, O से A तक की बीच की दूरी 3 दे दिया जाए, तो अगर सिर्फ यहाँ की दूरी हमें निकालनी होगी तो 10 में से जब 3 घटाएंगे तो 7 आएगा। मैंने आपको एक नंबर लेके समझाया, जबकि यहाँ पे नंबर दिया हुआ नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी x2 दिया गया है और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी x1 दिया गया है। तो AB की अगर डिस्टेंस हमें निकालने को कहा जाए तो क्या निकलेगा? x2 माइनस x1। अब उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक उसी तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी y1 दिया गया है और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी y2 दिया गया है। अगर हमें सिर्फ यहाँ DC की डिस्टेंस निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे? y2 माइनस y1। अगर बताइए, फिर से समझिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी y2 और यहाँ से यहाँ तक की y1। अगर सिर्फ हमें DC की डिस्टेंस निकालना होगा तो पूरा के डिस्टेंस में से ये जितना है उतना ये है, तो y1 का डिस्टेंस अगर घटा देंगे तो इसका डिस्टेंस हो गया y2 माइनस y1। आप देख रहे होंगे कि जो जितना लेंथ इसकी है उतना ही लेंथ इसका है। मतलब अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी हो जाएगा, इसका भी वैल्यू हो जाएगा x2 माइनस x1। हमको क्या कह रहा है? ये डिस्टेंस पता हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस पता हो गया, जबकि हमें निकालना है ED के बीच की डिस्टेंस। यही तो 2 पॉइंट, यही तो डिस्टेंस फार्मूला है। कहीं ग्राफ में आपको 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालने की यही डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये हम पा रहे हैं कि बीच में एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बन गया, जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में आपको पता ही होगा कि समकोण त्रिभुज में जहाँ पे एंगल, जिस ट्रायंगल में एंगल 90 डिग्री का बनता है उसे ही हम समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। 90 डिग्री के सबसे बड़ी 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है उसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, और जो नीचे वाला साइड होता है इसे हम लोग बेस और ये वाला परपेंडिकुलर। इसके अकॉर्डिंग होता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम ठीक इसी फॉर्मूला के आधार पे इसे काफ़ी आसानी से इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आपको निकालने के लिए जब 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है हाइपोटेनस। इसका मतलब आपको निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि ED का डिस्टेंस आप निकालिए। तो ED स्क्वायर इक्वल टू होगा, क्या होगा बाबू? EC का स्क्वायर, या आप कह सकते हैं D का स्क्वायर, DC का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा AC का स्क्वायर। तो DC की जगह पे आप देख रहे होंगे कि क्या दिया गया है? y2 माइनस y1। और आप EC की जगह पे देख रहे होंगे क्या दिया गया है? x2 माइनस x1। और ED इक्वल टू क्या होगा? जो इधर स्क्वायर में है इधर जाएगा तो वो रूट में आएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यही हमने आपको इस प्रश्न, अब जो मैंने आपको प्रश्न दिखाया था उस प्रश्न को हम लोग इस क्वेश्चन के आधार पे बना के देखेंगे। यही है डिस्टेंस फॉर्मूला। हमने क्या किया? पूरा यहाँ से यहाँ तक का x2 माना और यहाँ से x2 x1, और इस यहाँ तक का जब डिस्टेंस निकालना था तो x2 माइनस y1, और जब पूरा को y2 माना और इतने को y1, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो y2 माइनस y1। और इसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर पुट करके डिस्टेंस फॉर्मूला y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पे पुट किया। तो चलिए अब हम आपको एक प्रश्न जो मैंने कुछ देर समय पहले आपको दिखाया था उस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसा कि
आपको मैंने एक प्रश्न दिखाया, उस प्रश्न जो बोर्ड्स एग्जाम में पिछले वर्ष भी पूछे गए थे और हर साल पूछे जाते हैं। जैसा कि फॉर्मूला था कि ए इक्वल टू दिया गया था 3 और 4, बी इक्वल टू मान लीजिए दिया गया है 5 और 6, बी इक्वल टू दिया गया है 5 और 6। तो हमें क्या करना है कि मान लीजिए एक पॉइंट ए है जिसे हम लोग ये x को x1 और y1 समझेंगे, और दूसरा पॉइंट ए है, पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट y, दूसरा पॉइंट को हम x2 और y2 समझेंगे। आप देख रहे होंगे कि पहला दिया गया है 3 और 4, इसका मतलब हुआ कि x1 इक्वल टू 3 और जबकि y1 इक्वल टू 4। समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से b पॉइंट दिया गया है x2 इक्वल टू 5 और y2 इक्वल टू 6, दो कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं, यानी कि अबसीसा, x को अबसीसा और y को ऑर्डिनेट यानी कोटि और भुज। हमें क्या करना है, a से लेके b तक के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो आपको पता ही होगा डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने अभी आपको प्रूव करके ही बताया कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे जिसका जिसका वैल्यू दिया है उसको इस वैल्यू में पुट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि x1 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू 4, x2 का वैल्यू 5, y2 का वैल्यू 6। तो चलिए हम पुट करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है y2, तो y2 क्या है, y2 हमारा है 6, तो यानी 6 माइनस, फिर उसके बाद y1 का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है 4, तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे 4, इस पे स्क्वायर है तो क्या चढ़ा दिया जाएगा स्क्वायर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद देखेंगे x2 का वैल्यू कितना दिया गया है 5, फिर उसके बाद x1 का वैल्यू कितना दिया गया है 3, और जब इस पे स्क्वायर है तो हम क्या चढ़ा देंगे स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब जब 6 माइनस 4 करेंगे तो 2, और 2 का ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस 5 में से 3 घटाने पर हमारा आता है 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 यानी कितना होगा 4। जब आप इसको जोड़िएगा तो 8 आएगा, और 8 को ब्रेक करने पर इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 पेयर है, पेयर में से एक तो 2 निकलेगा और सिर्फ बचेगा एक √2, यानी इसका आंसर आ गया 2√2। मतलब आप देख रहे हो कि ए बी, जो ए से लेके बी तक का जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस कितना है 2√2। आपको मैंने डिस्टेंस फार्मूला बताया, डिस्टेंस फार्मूला के आधार पे एक क्वेश्चन बताया जो ये 2 नंबर के मार्क्स या 3 नंबर के मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको हर एक प्रश्न को बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, और उम्मीद करता हूँ कि जो बताया जा रहा है वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन पे बेस्ड 1-2 प्रश्न बताया। अब हम लोग बढ़ेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे। हम लोग सीधा, मेरे पास पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है जिसमें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ प्रश्न हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ प्रश्न हैं जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है या जो मैंने क्वेश्चन बताया है, देखना है कि क्या उन प्रश्नों पर, क्या उन कॉन्सेप्ट पर हमसे कुछ प्रश्न सॉल्व होते हैं कि नहीं है। चलिए तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि लड़के अपने पढ़ाई से कई बार भटक जाते हैं, मतलब जिस रास्ते पे उनको चलना है उस रास्ते पे वो ठीक से नहीं चल पाते हैं। जाते हैं कोचिंग पढ़ने के लिए और देखने लगते हैं हरियाली मतलब आप समझ रहे होंगे हरियाली से मेरा क्या तात्पर्य है। हरियाली मतलब ज़्यादा हरियाली देखना नहीं है, अभी जो आपका जो काम है आपको उस पर पढ़ना है, ठीक है। अधिक से अधिक प्रश्न को समझना है और अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट को समझना है। देखो बाबू, आप लोग बात को समझिए, अगर आप लोग जाते हैं कोचिंग में बहुत स्टाइल से लड़के भी आते हैं और लड़कियां भी आती हैं। स्टाइल से तो आते हैं, मगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छी लड़कियां जो खूब स्टाइल से, बहुत स्टाइल से लड़के आते हैं, उन पे ना जाकर जो उस कोचिंग में सिंपल ही लड़का रहता है मगर वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा रहता है, हर बार मंथली टेस्ट हो या वीकली टेस्ट हो उसमें अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो सारा हरियाली उनके पास चले जाता है। तो आप लोग खुद ही समझ पा सकते होंगे कि पढ़ाई है तो सब कुछ है, पढ़ाई नहीं तो कुछ नहीं। इसीलिए अभी आपका स्टूडेंट लाइफ है तो सबसे पहले आपको अपने पढ़ाई पे ध्यान
देना होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। मैट्रिक के एग्जाम दिए, 2 लड़के मान लीजिए एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने पर एक बहुत स्टाइलिश लड़का है जो मॉडर्न है, आता है 3rd डिवीजन। एक गांव का लड़का है जो वहीं पे लाता है 90%। तो आप खुद सोचिए किसका इफेक्ट किस पे ज़्यादा पड़ेगा। तो परसेंटेज और मार्क्स वहाँ पे डिपेंड कर जाता है, ना कि आपका स्टाइल सीमित समय के लिए है। एक बैलून जो होता है, गुब्बारा जो होता है, वो पूरा फूला हुआ होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है देखने से। लेकिन जैसे ही उस पर एक छोटा सा भी तिनका गड़ जाने पे फूट जाता है। लेकिन एक लड्डू छोटा सा ही साइज होता है, उसके मिठास हमेशा बरकरार आते हैं। बात वही है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप में स्टूडेंट वाला गुण है, मतलब आप अगर अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं तो आपको सब ध्यान दिया जाएगा। देखिए कोचिंग में टीचर्स भी उन पर ध्यान दिया जाता है, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका तो फिर वही हाल है। तो चलिए समझिए, अच्छा से अच्छा परसेंटेज लाना है। तो कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1, बीच इज इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि विच इज एब्सिसा, मतलब -6 और -7 में भुज यानी एब्सिसा कौन है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो x का वैल्यू होता है वो होता है भुज, और जो y का वैल्यू होता है वो होता है कोटि। यानी कि जो x का वैल्यू होगा एब्सिसा और जो y का वैल्यू होगा वो होगा ऑर्डिनेट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एब्सिसा यानी कि -6। आपको प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उन एक ऑप्शन पे आपको टिक करना होगा। तो आप देख रहे होंगे कि एक ऑप्शन एब्सिसा यानी भुज इसमें पता करना था, तो हो गया -6। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जो पिछले साल पूछा गया था। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट का जो मैं बारी बारी से आपको समझाना चाहूँगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आता है, बीच ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट लाइज इन द 3rd क्वाड्रेंट। कहने का मतलब हुआ इसमें से कौन सा ऐसा है जो 3rd क्वाड्रेंट में आता है। जैसे कि 4 गो ऑप्शन आपको दे दिया गया है। पहला नंबर ऑप्शन है 4 और 6, दूसरा नंबर ऑप्शन है -4 और -6, थर्ड नंबर ऑप्शन है 4 और -6, और फोर्थ नंबर ऑप्शन है -4 और 6। देखिए जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ क्वाड्रेंट वाला, उस क्वाड्रेंट के ऑप्शन 3rd क्वाड्रेंट मतलब तृतीय चतुर्थांश में इसमें से कौन आता है। तो जैसा कि मैंने फिर थोड़ा सा पढ़ाना चाहूँगा, 1st क्वाड्रेंट, 2nd क्वाड्रेंट, 3rd क्वाड्रेंट और 4th क्वाड्रेंट। 1st क्वाड्रेंट में सिर्फ प्लस प्लस होता है, यानी x का भी वैल्यू प्लस, y का भी वैल्यू प्लस। 2nd क्वाड्रेंट में x का वैल्यू माइनस में, जबकि y का वैल्यू प्लस में। 3rd क्वाड्रेंट में x का भी वैल्यू माइनस में और y का भी वैल्यू माइनस में। इसका मतलब कि दोनों माइनस में। इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू भी माइनस में होना चाहिए और y का वैल्यू भी माइनस में होना चाहिए। तो क्या पहला नंबर वाले है, पहला नंबर वाले तो दोनों प्लस में यानी 1st क्वाड्रेंट, जबकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 3rd क्वाड्रेंट में। तो 2nd नंबर पे जब आप गौर से देखिएगा तो x का भी वैल्यू माइनस में शो कर रहा है और y का भी वैल्यू माइनस में शो कर रहा है। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 2nd नंबर। आप लोग देख रहे होंगे कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीका से सॉल्व, किसी भी परिस्थिति में 95 या 90 से एबव मार्क्स लाना है। आप लोग ये कभी नहीं सोच के पढ़िएगा कि 90 मार्क्स या 95 से एबव मार्क्स। जो भी टॉप कर रहा है, चाहे
सेंट्रल बोर्ड में हो, चाहे बिहार बोर्ड में या किसी भी स्टेट बोर्ड में, वो भी एक स्टूडेंट है। आखिर के मेहनत ही रंग लाता है। आपको हर सब्जेक्ट में एकदम जम के मेहनत करना है और अधिक से अधिक परसेंटेज टॉप 10 टॉप होना है। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के आते थे 2 मार्क्स के, फर्स्ट मार्क सेकंड मार्क 2 मार्क्स के देखने को मिला। आगे भी और उस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाया जाता है। मैं चाहूंगा कि ताकि आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ में मैं कराते चलूँ और बुक्स के भी क्वेश्चन, ताकि आपका कॉन्फिडेंस आए कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो एकदम सही है। जैसे क्वेश्चन दिया है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये वर्ष 2021 में पूछा गया, बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या होता है। डिस्टेंस बिटवीन 2.9 एंड 13, डिस्टेंस बिटवीन 2.9, 3 एंड 15, 11 इज। ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शनों में से पहला ऑप्शन 11, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 10, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 13 और जबकि चौथा ऑप्शन दिया गया है 0। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 बिंदु है, पहला पॉइंट है 9, 3, दूसरा पॉइंट है 15 और 11। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है। जैसे कि मान लीजिए पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। अगर हम कहें तो पहला पॉइंट के ए दिया गया है, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है ए 9 और 3, दूसरा पॉइंट बी दिया गया है 15 और 11। इसे हम x1 समझते हैं और इसे y1 समझते हैं, इसे हम x2 समझते हैं और इसे y2 समझते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने जैसा कि आपको प्रूव करके बताया है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस यानी कि ए बी के बीच का अगर डिस्टेंस हमें निकालना है तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला या तो आप x2 माइनस x1 आगे लिख सकते हैं या y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। हम y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पे इस क्वेश्चन को पुट करेंगे। जैसे जैसे दिया गया है देखना है कि y2 का वैल्यू है 11 माइनस y1 का वैल्यू है 3, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद x2 का वैल्यू है 15 और x1 का वैल्यू है 9। फिर से समझिएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2.9 एंड 13, 2 बिंदु जिसके 9 और 13 है और उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है। A का x1 दिया गया है 9 और y1 दिया गया है 3, B का x2 दिया गया है 15 और y2 दिया गया है 11। डिस्टेंस फार्मूला 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालने के फार्मूला है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। जैसे जैसे y1 y2 है पुट करेंगे वैल्यू, x1 x2 है पुट करेंगे वैल्यू और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। आप पा रहे होंगे कि जब हम 11 में से 3 घटाते हैं तो 8 आता है, 15 में से 9 घटाने पे 6 आता है। हम इसको सॉल्व करते हैं तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36। इसको सॉल्व करने पर 100 आता है। 100 का आप जब निकालेंगे, 100 निकालेंगे तो 100 को जोड़ने पे 100 आएगा और जब 100 का ब्रेक करेंगे तो 10 इंटू 10, इसका रूट निकालने पर 10। आप देख रहे होंगे कि इसका ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना आता है 10। अब हम देखेंगे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा मिलता है। फर्स्ट का 11 जबकि बी का दिया है 10, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा बी। ये है हमारे पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न। आपको सबसे पहले प्रश्न को साथ में लेके चलना है। इस तरह के क्वेश्चन को ही पढ़ना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का नहीं कि हम पढ़ रहे हैं बट हमको पता ही नहीं कि किस ढंग का प्रश्न हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो एग्जाम के क्वेश्चन को देखते हुए साथ में चलेंगे कि अगर जो पढ़ रहे हैं क्या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। चलिए, तो आपको मैंने जो भी प्रश्न बताया होगा या जो भी कॉन्सेप्ट बताया होगा, उम्मीद है कि वे सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और कॉन्सेप्ट से मैं कुछ ही क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन लिया जो कि प्रीवियस ईयर का था। अगले वीडियो में मैं आपको कोलिनियर यानी कि संरेख
इक्वी डिस्टेंस यानी कि समदूरस्थ, और कुछ सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन फार्मूला, वो उसका फार्मूला और उस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। और आप लोग को भी हमारे साथ बने रहना है ताकि मैं अधिक से अधिक प्रश्न, अधिक से अधिक समस्याओं का आपका समाधान कर पाऊँ। अगले वीडियो में चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।